So in Got it. today's class, we are going to discuss about climatology, and the topic of today's discussion is composition and structure of the Structure of atmosphere. atmosphere. Okay, so let's start. Okay, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं what is atmosphere. Atmosphere क्या है? Our planet Okay, ma'am. Earth is enveloped by deep blanket of gases extending several thousands of kilometers above its surface. These gaseous cover of the Earth is known as atmosphere. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि जो एक अपने अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, एंड इसके ऊपर क्या है, एक ब्लैंकेट बिछी हुई है गैसेस की, ठीक है। तो जो ये गैसियस ब्लैंकेट है, जो ये कई 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। इस Okay, ma'am. गैसियस जो आपका ब्लैंकेट है, इस गैसियस कवर को ही हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट एटमॉस्फेयर कहते हैं। वातावरण को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। Okay, ma'am. जैसे कि लैंड को हमने क्या कहा था, लिथोस्फेयर है। अर्थ के ऊपर जो क्रस्टल पोर्शन था, जहां पर आपका नो प्लेन है, माउंटेन्स है, जो आपका लैंड एरिया, जहां पर नो आप एग्रीकल्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अदर एक्टिविटी कर सकते हो, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, वी हैव रेड, इसको हम लोग लिथोस्फेयर कह रहे थे। जहां पर हमें पानी था, जहां पर लाइक आपके अर्थ भी, आपके ओशियंस हैं, वाटर है, वाटर को हमने क्या कहा है, हाइड्रोस्फीयर का है, ठीक है। इसी तरह जो गैसेस हैं, उनको हम लोगों ने क्या कहा है, एटमॉस्फेयर कहा है। द एटमॉस्फेयर इज एन Atmosphere. इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक बहुत ही अहम भाग है, ठीक है। जैसे आपका लैंड है, आपका वाटर है, वैसे आपका एटमॉस्फेयर भी एक बहुत ही क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण पार्ट है। Compared to Earth radius, the atmosphere appears to be only very thin layer of gases. ठीक है, अगर हम अर्थ की रेडियस देखा जाए, जो अर्थ की जो ये रेडियस है, ठीक है, इसकी रेडियस से कंपेयर में देखा है तो ये जो चादर है, ये बहुत ही पतली मिलेगी। यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये तो बहुत छोटा बनाया है मैंने अर्थ का। तो एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ का रेडियस, अर्थ इज द बिग एंड इट कंपेयर टू इट्स लाइक 1000 ऑफ किलोमीटर, अगर ये है तो दिस इज वेरी थिन। अर्थ के स्ट्रक्चर से कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो दिस इज वेरी थिन लेयर। ओके, एक हेवनली Okay, बॉडी, ma'am. अर्थ तो एक हेवनली बॉडी है ना, Yes, ma'am. इट इज वेरी ह्यूज। सो ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर क्या बोला साथ साथ, कंपेयर टू अर्थ रेडियस, एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी वेरी थिन लेयर गैसेस, however because of the force of gravity it is inseparable from the earth। ठीक है, मैं आप लोग को पता होगा ना, Okay, ma'am. अर्थ की अपनी क्या होती है, ग्रेविटी होती है ना। Yes, अर्थ ma'am. की अपनी ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी, वो उस ग्रेविटेशनल पुल है क्या, अर्थ हर चीज को क्या होता है, अपने अंदर खींचता है, ठीक है, खींचती है. हाँ, वो बैलेंस बना होता है, ठीक है। तो ये जो Yes, ma'am. ग्रेविटेशनल पुल है, इसने ही ये जो एटमॉस्फेयर की जो चादर है, इसको भी अपनी तरफ क्या है, ऐसे बांध के रखा है, ठीक है, इसको खींच के रखा है, Okay, ma'am. ठीक है। इसलिए वो अर्थ क्या, जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो भी इस वजह से. हाँ, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट टर्म आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो एयर का जितना भी अपना वेट होता होगा, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट, ये भी एक बहुत ही, प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट है। The atmospheric pressure at sea level is 1034 gram per square centimeter. Okay, this is highlighted. Okay, ma'am. Very important. It might come in your exam ki what is atmospheric pressure at sea level, sea level पे क्या प्रेशर है, ठीक है। हाँ, Okay, ma'am. 1034 gram per square. yes, Okay, ma'am. 1034. Also remember its unit also, 1034 Okay, is ma'am. the number and yeah, ग्राम Per square. हाँ, Per square. सेंटीमीटर Centimeter. इसको ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज व्हाट, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ग्राम क्या है, इसका ग्राम इसका वेट है, किसका वेट है, एटमॉस्फेयर का।
और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, यानी कि कोई भी यूनिट अगर उस पर स्क्वायर लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है ना। तो ये क्या है, ये एरिया है, ये इतने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे इतने ग्राम का 1034 ग्राम का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ओके मैम। इसलिए आपको कभी ये ग्राम पर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर बोलेगा तो वो जो भी अगर यूनिट वो सिंपल 1 सेंटीमीटर होगी तो वो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लाइक 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना। बट अगर हम क्या है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो क्या होगा, 2x2 होगा, यानी कि तभी ये 2x2 बन जाएगा 4, और वो क्या होगा, एक एरिया होगा। इससे आपको याद रहेगा, ये आप यूनिट भी नहीं गड़बड़ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था आपका एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर एक गैस है जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इनसेपरेबल है। यस, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हम सी लेवल पे मेजर करते हैं, 1034। यस मैम, सी लेवल पे 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। या ओके, सो लेट्स नेक्स्ट। अब हम देखना है हमें कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर में तब अगर गैस है तो कौन कौन सी गैसेस हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ऐसे कई सारी गैसेस है, आर्गन, ठीक है। कई सारी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, तभी तो गैसेस से एटमॉस्फेयर बना है, ठीक है। अब प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू सर्वाइव, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को सर्वाइव होने के लिए, वहीं पर एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो देखो, यानी कि एक अर्थ ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन भी है, इस वजह से एनिमल्स भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इस वजह से प्लांट्स भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। The atmosphere supplies these life giving gases, और ये सब आप मैंने कहा ना कि ये एटमॉस्फेयर हमें सप्लाई करता है। All life forms need particular range of temperature and a specific range of frequencies of solar radiation, ठीक है। जो आपका सोलर रेडिएशन आता है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ना, उसको कई फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो रेडिएशन आ रहा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो वही यहाँ पर कहता है कि हमें कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की सोलर रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम की अपना बायोफिजिकल प्रोसेस प्रक्रिया कर सके, ठीक है। कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और कुछ आपके सोलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका जो सनलाइट आता है उसमें आपने बचपन से ही पढ़ा होगा एक फ्रीक्वेंसी के बारे में, दैट इज विबग्योर, ठीक है। ये अराउंड 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हमें जरूरत है, ठीक है। ये कलर है, इसकी वजह से क्या होता है, हम वी आर एबल टू सी थिंग्स, ठीक है। तो इसी तरह से ठीक है, इसमें क्या होता है, गामा होता है, बीटा होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, फिर विबग्योर होता है, फिर आपका इंफ्रारेड होता है, फिर आपका माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव्स होते हैं, ऐसे आपके क्या पूरा स्पेक्ट्रम है। इसको हम लोग जो पूरी फ्रीक्वेंसी आती है जो, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ओके मैम। तो ये है, इसमें यही कह रहा है। और ये जो आपकी सनरेज आती है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। आपको पता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी होता है। तो जो सन की हीट हमें मिलती है उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ उसके साथ जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है अपना कुछ ना कुछ बायोफिजिकल प्रोसेस करने के लिए। The atmosphere absorbs certain frequencies and lets through some other frequency of solar radiation. In other words, atmosphere regulates the entry of solar radiation. Atmosphere क्या करता है, कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अंदर आने देता है, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, you can see where is UV rays, या ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है यूवी रेज, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है हमारा, ओजोन लेयर, गुड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारा होता है ओजोन लेयर, इस फ्रीक्वेंसी को एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा क्या होता है, बाकी चीजों को वो अलाउ करता है, विबग्योर को आने देता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ओके मैम।
दिस इज व्हाट दिस लाइन इज, दिस पैराग्राफ इज सेइंग। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। The atmosphere also keeps the temperature over the Earth's surface within certain, Within certain. ठीक है, एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। In the absence of the atmosphere, extreme temperature would exist between day and night over the Earth surface. Earth's surface. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे ही आपका कहीं पर नो हीट ज्यादा होती है, अगर एक्सेस हीट आती है तो वहां पे मैंने आपको बताया ना, वहां पर सबसे पहले क्या क्रिएट हो जाएगा, फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहां से हीट आ रही होगी, ठीक, वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, Okay. यहाँ पर एक्सेस हीट है तो ये हवाएं क्या उठेंगी, ऊपर उठ जाएंगी, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी। ठीक है, और यहाँ पर हवा उठ के फिर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पर टकरा के, यहाँ पर हीट कम है तो टकरा के यहाँ पर क्या करेंगी, डाउनवर्ड हो जाएंगी। और ये देखो, ये वर्टिकल मोशन हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे हवाएं बहेंगी। ठीक है, और जो हवा गर्म होगी वो एक्सेस हीट की वजह से क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, और ठंडी हवा ठंडी होके फिर वो क्या करेगी, आके यहाँ उतर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर ही तो काम कर रहा है ये पूरा रेगुलेशन का, टेम्परेचर का भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आगे चल के हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि इन्हीं सब का वेरिएशन, इसी से आपके विंड्स बनेंगे, इसी से आपके एयर मासेस बनेंगे, फ्रंट्स बनेंगे। ठीक है, आपका वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Okay, मैम। ठीक है, देखो ये बात, ये वाली ये लाइन वही कह रही है, पॉइंट। Harmful ultraviolet radiation would find its way through it if the atmosphere, ozone is stratosphere to be specific, were absent. ठीक, देखो ये लाइन, इसे ये वाली लाइन है ना कि हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन है, Yes, ma'am. वो अपना वे थ्रू अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, मगर हमारा ओजोन में क्या होता है, अगर एब्सेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंच जाती। तो ये वही कह रहा है, दिस इज द लाइन। Yes, ma'am. The atmosphere also takes care of extraterrestrial objects like meteor. Extraterrestrial मतलब जो हमारे जो टेरिटरी है उसके बाहर के ऑब्जेक्ट है। टेरिटरी मतलब तो अपनी टेरिटरी, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मतलब अपनी टेरिटरी के बाहर के ऑब्जेक्ट्स है, उसको भी ध्यान रखता है। Like meteors which get burned up while passing through the atmosphere. Atmosphere. एक मीजोस्फेयर में हीट जो है बहुत ज्यादा होती है, वो उसको फोड़ देता है। और दूसरा क्या होता है, जब वो एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर करता है मीटियोर, तो इतनी फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन कि वो क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है और वो वहां पर फूट जाता है। ठीक है, ये भी है। Okay, मैम। तो देखो आपको अगर लिखना हो कि हमारा क्या क्या रोल है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि पहली बात तो वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा आपका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बायोफिजिकल प्रोसेस करते हो, वो जरूरी है। रेडिएशन रेगुलेट करता है, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यस, आपका सर्वाइवल, बायोफिजिकल प्रोसेस। दूसरा आपका है यहाँ पर क्या कहते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना, टेम्परेचर। फिर है आपका यहाँ पर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। Another important phenomena which dictates the direction of a number of natural and man-made process like plant growth, agriculture, soil formation, human settlement, etc. Various climatic factors join together to create weather. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ही क्या है फॉर्मेशन करने के लिए, वेदर फॉर्मेशन के लिए भी है। और वेदर फॉर्मेशन से क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर है, सॉइल फॉर्मेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक, अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सब क्या ओके मैम। ठीक है, so here you have seen what are the important role of the atmosphere. Okay, एटमॉस्फेयर। this is what our atmosphere is and this is the role of the atmosphere. ओके अब मैम। देखते हैं कि कंपोजिशन में एग्जैक्टली लाइक कितना मतलब परसेंटेज गैसेस हैं, नाम क्या है। ठीक, किस गैसेस का हम नाम लेंगे, नाम तो है, सल्फर भी गैस है, ठीक, नियोन हीलियम भी गैस है, ये सब भी गैसेस है, मगर एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं और वो कितनी परसेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी क्या है, आपकी परमानेंट गैसेस हैं,
कहीं पर आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पर गैस लीक हो रही है, उस वजह से क्या होता है, उस एरिया में आपका इम्बैलेंस आ जाएगा। बट ये जो गैसेस है ये सारी क्या है, परमानेंट है, ठीक, इनका परमानेंट। हाँ ये नेचुरली प्रेजेंट रहेंगी हर जगह, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपकी आती है नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला है N2 और ये कितनी परसेंट है बाय वॉल्यूम, 78.08, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये पूरा ही आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और उसको राउंड ऑफ करके क्या दिखा है, दैट इज अराउंड 78% इज योर नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को ही माना गया है एटमॉस्फेयर में। हाँ ये आपकी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ठीक है, फिर आती है आपका ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला है O2 और इसका देखिए 20.95, ठीक, और यहाँ पर राउंड ऑफ कर लिया गया है समझने के लिए, ठीक है। बट अंशी एज पर यूजीसी नेट यू शुड रिमेम्बर दीज वन, ओके, परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजीसी में अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है रिपीटेडली from the time I am teaching since 2017 I have seen ये क्वेश्चन आता है। अगर जो आपके ट्वाइस मंथली ईयरली ट्वाइस होते हैं ना एग्जाम, तो अगर एक छोटे पेपर पे लिख करके अपने जहाँ पे पढ़ती हूँ वहां पे लगा लूंगी, तो फिर ये बार बार जब सामने पड़ेगा तो याद भी रहेगा। ठीक है, यस। और इसमें ध्यान रखिएगा आप कि पहली बात तो ऑक्सीजन का कहीं कहीं हम 21 देखते हैं, अगर ऑप्शन में 20.95 है तो मेक श्योर यू शुड मार्क 20.95, डोंट मार्क 21 एंड डोंट गेट कंफ्यूज व्हिच वन टू मार्क, okay ओके मैम। is given ओके मैम। 78.08, you should mark 78.08, ठीक। and 08, also okay. yes, and also remember argon is the third number, ठीक। थर्ड, ओके मैम। 0. है अक्सर किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा सुनते हैं, तो हो यस सकता मैम, है कि लेकिन तीसरी आर्गन ज्यादा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, बट ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में देखा है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन है। रिमेम्बर आर्गन दैट इज 0.93, ओके मैम। तो ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट में पूछा जाता है। फिर आपका ओके आता है मैम। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.036, फिर आता है आपका नियॉन दैट इज Ne, इट इज 0.02, हीलियम He 0.05, क्रिप्टॉन 0.01, xenon 0.0009, हाइड्रोजन इन सब के बाद आता है 0.0005, ठीक है। ओके मैम। तो बट क्वेश्चन अक्सर पूछा था टॉप 4 गैसेस में, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है। हम क्या होता है, हम ध्यान नहीं दे रहे होते, हमें लगता है अरे ये तो पता ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सुनते हैं, अब उसका मात्रा बढ़ गई होगी, बट फिर भी वो इतनी नहीं बढ़ी कि 0.93 पहुंच गई होगी, ठीक है। बच्चे के दिमाग लगाना लगता है कि CO2 जो है राइज कर रहा है, इसीलिए तो आजकल हम क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब आर्गन से तो बढ़ी गई, नहीं इतना नहीं बढ़ी है, वो 0.036 है, पहले 0.0343, 0.034 थी, ठीक है। This is what the आपका composition है एटमॉस्फेयर का, and name of the gases and their percentage by volume, okay, so let's go to next line। ओके। फिर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या और क्या क्या चीज आपके, ये तो गैसेस थी, एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिला ना एरोसॉल। यस मैम। एरोसॉल को क्या कहा जाता है ना कि देखो, the atmosphere is mixture of many gases, in addition it contains huge number of solid and particles उसको collectively called कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं, ठीक है। yes, और अगर solid liquid particles ना बोल करके उसको डायरेक्टली हम एरोसोल्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ऐसे ना करके एरोसॉल, आप ऐसे समझ लीजिए, ये धूल के कण, ठीक, धूल के कण हैं ये एरोसॉल आपको देखने को मिलेगा जब कभी आपका वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक, आपका जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एरोसॉल्स की मात्रा ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर में ये भी चीज आती है, इसको एरोसॉल। और आप जब पढ़ोगे रेनफॉल, ठीक है, तो रेनफॉल में मैंने आपको पहले भी जो मॉर्फोलॉजी में बताया है कि जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो इसी के अराउंड होता है, इसी धूल कण के अराउंड क्या होता है, पानी मॉइस्चर आके चिपक जाता है, और वो चिपकते जाता है, जब ये धूल कण इतनी भारी जाती है तब वो आता है ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिर जाता है,
ठीक है, so this is what the aerosol is. Some of the gases may be regarded as permanent atmospheric components which remain fixed in proportion to the total gas volume. कुछ गैसेस मैंने वही ना बताया कि कुछ गैसेस क्या है, परमानेंट है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, ठीक है। कुछ क्या होती Yes, है, ma'am. अदर कंस्टिट्यूएंट वैरी क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल Place to place and from time to time. ठीक है। If the suspended particles, water vapor and other variable gases were excluded from the atmosphere, then the dry air is very stable all over the All earth. over. अब अर्थ अप टू एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक, Yes, ma'am. ठीक, ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर। अगर हम सब हटा दें, जैसे जितने भी सस्पेंडेड मतलब होते हैं, सस्पेंडेड मतलब कि फ्री पार्टिकल्स, ठीक, जितने भी फ्री पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, ठीक, जो आपका नो वेपर है, और जो भी आपकी वेरिएबल गैसेस है, तो ऐसा लगेगा कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो काफी ड्राई है, सूखा है और बहुत ही स्टेबल है, उसमें कोई ज्यादा मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। The proportion of gases changes in higher layers of atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible in quantity at the height of 120 kilometer. Kilometers. Is ठीक है, this is what Okay, ma'am. आपका 120 किलोमीटर पे आपको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एकदम एब्सेंट, ठीक है, खत्म हो जाएगा इसमें। हाँ, सिमिलरली आपको देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी अब तो आपको कहाँ तक मिलता है, 90 किलोमीटर तक ही मिलता है, 90 किलोमीटर तक मिलेगा, और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 99% ऑफ प्लेन ड्राई एयर। तो ये सरफेस है, तो ये करीब मान लीजिए Yes, ma'am. ऊपर आप जाते जाएंगे तो ये 90 किलोमीटर तक पहुंचेंगी, तो यहीं तक आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेगा और कहीं आप थोड़ा और ऊपर चले जाएंगी तो इसके बियॉन्ड 120 किलोमीटर तक, हाँ 120 तब किलोमीटर ऑक्सीजन बस वहीं तक मिलेगा। यहीं तक आपको ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर कितना बनाते हैं, 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। ड्राई एयर। The remaining gases are mostly inert and constitute about 1% of the atmosphere. इनर्ट मतलब? Inert मतलब जो रिएक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, ओके। क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है ना, और ऑक्सीजन रिएक्ट, इसलिए कभी ऑक्सीजन भी आपको अधिकतर क्या होता है, O2 के फॉर्म मिलेगी, ठीक है, यानी कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाई रहेगी, ठीक है। तो इनर्ट क्या होती है कि मान लीजिए सिंगल आपकी गैसेस है, कोई आपकी हीलियम गैस है, ठीक, जेनॉन गैस है, तो जेनॉन का क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपकी क्या है, गैस है और साथ साथ एलिमेंट है। एलिमेंट किससे बना होता है, कुछ याद आया, एलिमेंट बना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, यस। तो इसमें क्या होता है, जिसके में इलेक्ट्रॉन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसके में प्रोटॉन कम होता है वो प्रोटॉन लेना चाहता है, जिसके में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहता है, जिसके में प्रोटॉन ज्यादा तो प्रोटॉन दे देना चाहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। हाँ ठीक है। तो होता क्या है कि जेनॉन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना कम होता है, बराबर होता है प्रोटॉन के, ठीक है। तो जेनॉन में यही तो आता है, फेरस वगैरह। जेनॉन में फेरस वगैरह आते, जेनॉन खुद ही एक एलिमेंट है। क्लोरीन फ्लोरीन ऐसे यही सब तो आते हैं एक्स वाले में। एक्स वाले में Xe is already an element that is xenon. अच्छा, ओके 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 ओके, वो एक्स आ गया था, क्लोरीन फ्लोरीन। हाँ ठीक है। ओके ओके। तो ये हो गया आपका इनर्ट, मतलब जो जिसके आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होती है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इनर्ट, ठीक है। और जो रिमेनिंग ये इनर्ट गैस होते हैं 1%, ठीक है। ओके मैम। Beside these gases, large quantities of water vapor and dust particles are also present in the atmosphere. These solid and liquid particles are of great climatic significance, ठीक है। तो जो water vapor dust particles है ये भी climatic significance के जाते होते हैं। Different constituents of the atmosphere with their individual characteristics are discussed below, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो different constituents हैं, ठीक, वो ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, इन सब का हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। सबसे पहले क्या आता है आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन क्या होता है? ऑल्दो ऑक्सीजन constitutes only 21% of the total volume of the atmosphere, is the most important component among gases. All living organisms inhale Inhale oxygen. oxygen. Besides, oxygen can combine with other elements to form important compounds such as oxide. Also, combustion is not possible without oxygen. Combustion का मतलब क्या होता है? जलना, fire. Okay, ma'am. ठीक है, कंबशन मतलब जलने की प्रक्रिया। जब कभी भी आप कोई भी चीज जलाओगी तो उसमें क्या होता है ना, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या करती है, वो फायर प्रमोट करती है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो चीज नहीं जलेगी। एग्जाम्पल के लिए, आप प्रैक्टिकल के लिए क्या करो, आप एक कैंडल जलाओ। ठीक, कैंडल जलाओ, ठीक है, और उसको जला के ऐसे टेबल पर रख दो, और फिर ग्लास लाओ इससे बड़ा, ठीक, और उसको ला के ऐसे कवर कर दो, ट्रांसपेरेंट रखो तो और अच्छा होगा। ठीक है, कैंडल जितना जितना ऑक्सीजन आपका, जितना ऑक्सीजन आपका इसके अंदर होगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा जल के, आपका ये भी बुझ जाएगा, मोमबत्ती भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि कंबशन में, यानी कि जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो Okay, ma'am. ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग में उनके भी मदद करता है। एनिमल्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, प्लांट भी। ठीक है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स क्या, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स CO2 का क्यों यूज करते हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पता है ना आपको, ये जो पॉइंट है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ह्यूमन कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं बाहर? हाँ, अंशी, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, ह्यूमन कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? मैम एक्सहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ना, इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं देते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए, ह्यूमन एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल करते हैं O2। ठीक, मैम रात में प्लांट्स क्या नाइट्रोजन देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं ना। हाँ, रात में। ठीक है, क्योंकि यस रात में मैम। वो क्या करते हैं, रात में वो अपना वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, रात में वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस है ये कौन कौन से किसके प्रेजेंट होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में ही हो पाएगा। सनलाइट, यस मैम। फोटोसिंथेसिस क्या, खाना बनाना, खाना कार्बन मतलब डाइऑक्साइड। सनलाइट हो गया, प्लस आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था आपका छोटी छोटी नॉलेज की प्लांट और ब्रीथिंग के बारे में। अब आता है आपका नेक्स्ट, आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, ये आपका 78% है एटमॉस्फेयर में। इट इज, ये भी क्या है, रिलेटिवली इनर्ट है, ये कंप्लीटली इनर्ट नहीं है, रिलेटिवली इनर्ट है। ठीक है, एंड इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है मेनली। ठीक, तो वो आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता है। द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक किसके लिए जिम्मेदार है, एक जिम्मेदार है आग लगाने के लिए, दूसरा है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मान लो आग बढ़ती जाए तो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो नाइट्रोजन भी इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो ऑक्सीजन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, it ओके मैम। also indirectly helps in oxidation of different kinds। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब वही कि चाहे आपका आयरन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो कई चीजों का ऑक्सीजन होने में, ऑक्सीडेशन होने में, नाइट्रोजन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल करता है कंबशन को। ओके मैम।
ठीक है, ध्यान रहेगा ना, नाइट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है। ऑक्सीजन की होगा ही नहीं कंबशन। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। द थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बाय वॉल्यूम बाय ओके मैम। परसेंटेज में नहीं है, ये आपका होती है सिर्फ 0.03% ऑफ द ड्राई एयर है, एंड इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। कंबशन के बाद कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके मैम। Plants through photosynthesis absorb carbon dioxide from the atmosphere and use to manufacture food and keep other biological process going, ठीक है। तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके मैम। और तो वो क्या बनाते हैं, अपना नो खाना बनाते हैं। Being an efficient absorber of heat, carbon dioxide is considered to be of great climatic significance, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है प्रॉब्लम, देखो यहाँ ये समझो, यहाँ जो ये लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बीइंग एन इफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। इफिशिएंट मतलब हीट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे कंबशन की प्रक्रिया होगी, मतलब कुछ भी चीज जलेगा, यहाँ आपने पढ़ा ना कि ये प्रोडक्ट है किसका, ये जो आपका ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है किसका, कंबशन का। यानी कि जहां कभी भी कुछ भी जलने की प्रक्रिया होगी, उसके साथ साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो जब हम कहते थे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो कुछ भी बनाती हो, कुछ ना कुछ तो जलाती होंगी, यस मैम। फायर तो करती ही होंगी, फायर करती होंगी, तो फायर के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज बढ़ जाएगी, ठीक है, जब फैक्ट्रीज बढ़ती जाएंगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती जाएंगी, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। तो जितने पहले कम कार्बन डाइऑक्साइड था तो कम हीट एब्जॉर्ब होती थी, अब क्या हो रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जा रहा है, ठीक है, ज्यादा आ जा रहा है, तो हीट क्या करेगा, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, बांध लेगा, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका हार्मफुल गैस है इन्वायरमेंट के पर्पज से, ओके ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हीट एनर्जी बैलेंस, ठीक है। जब हम हीट एनर्जी बैलेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। With increasing of burning fossil fuels, oil, coal, natural gas, the carbon dioxide percentage in the atmosphere has been increasing at an alarming rate. More carbon dioxide in the atmosphere means more heat absorption. This could significantly raise the temperature at lower layers of the atmosphere, this including drastic climatic changes, ठीक है। तो भाई बात जो मैंने समझाई पूरा वही ये बात कह रहा है कि जब हम ऑयल जलाएंगे, कोल जलाएंगे, नेचुरल गैस जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज फिर ड्रास्टिक हो सकता है। नेक्स्ट आता आपका ओजोन। ओजोन क्या है, एक अनदर इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। ओजोन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट गैस which is actually a type of oxygen molecule consisting of 3 instead of 2 atoms, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, मगर O3 क्या होता है, O3 जो है 3 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाता है, वो ये रहा एक ऑक्सीजन, और फिर सेम ऐसे ही बॉन्ड वो 3 के साथ बनाएगा, ठीक है। तो कभी क्या होता है, वो इससे जुड़ता है तो ये स्टेबल बन जाता है, ठीक, ये O3 है और ये अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक।
फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा और ये अनस्टेबल। तो ये तीनों मिला के ही आपका क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, O3 जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसीलिए बिकॉज ये O3 क्या होता है, पहली बात तो कि लोअर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो है ये पाया जाता है अपर लेयर में। तो जब ये अपर लेयर में, ये जो आपकी एटमॉस्फेयर है, इसके जब अपर लेयर में यहाँ पर जहां पर ओजोन पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जब कभी कोई ऐसी गैसेस पहुंच जाती हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन पहुंच गई, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स है, इनके अंदर एक चाहिए इनको, ठीक है, तो वो जाएंगे किसी एक से, मान लीजिए इस ऑक्सीजन से वो क्लोरीन रिएक्ट कर गया, तो इसको क्या कर लेगा, तोड़ के निकाल लेगा यहाँ से, ये इसको बना देगा O2 और खुद बन जाएगा ClO, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है, हेलो अंशी, आर यू देयर? यस मैम। ठीक है, तो ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। It form less than 0.05% by volume of the atmosphere and unevenly distribute है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट है वो unevenly distribute है। ओके मैम। ये कहाँ पाया जाता है, 20 से 25 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है। ओके। ओजोन प्लेस क्रूशियल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको कौन सी लेयर कौन सी जो परत है यूवीए को रोकती है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन। अदर गैसेस जो है नेग्लिजिबल क्वांटिटीज पढ़ा हुआ है क्या, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है, ये नहीं भूलेगा। कुछ बच्चों को नहीं आता ना, इस वजह से मैंने बोला, ठीक। क्रिप्टॉन और मीथेन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट आता है वाटर वेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूटिंग बिटवीन 0.02 तो 4%, ठीक है। ये वेरिएबल में रहता है, कहीं पर ये 2% से लेके 4% तक वेरी करता है, ठीक है। तो द वॉल्यूम 90% ऑफ द मॉइस्चर कंटेन इन एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट विदिन 6 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो एकदम पास में 6 किलोमीटर की लेयर पे, समझ लीजिए 6 किलोमीटर की लेयर ऑफ द अर्थ तक ही आपको मिलता है वाटर वेपर। उसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से, ठीक है, वो वाटर वेपर सूख जाएगा, ठीक है। ओके मैम। वाटर वेपर का काम देखो क्या करता है, ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, इंफ्रारेड हो गया और हीट emitted by earth during nights but also a part of incoming solar radiation, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, देखो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट वेव, एक होता है लॉन्ग वेव, ठीक है। तो जो कोई भी सब्सटेंस ज्यादा हीटेड रहता है, ज्यादा हीटेड, एक्सट्रीमली हीटेड, ठीक है, लाइक योर सन, जब सन एक्सट्रीमली हीटेड है ना, पूरा वो आग का गोला है ना, जब एक्सट्रीमली हीटेड सन तुम्हारा लाइट इमिट करता है, ऐसे 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 इमिट करता है ना, सब डायरेक्शन में। यस मैम। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये एक्सट्रीमली हीटेड ऑब्जेक्ट है, हीट एक्सट्रीम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। दूसरा अगर वहीं आपका ये जो इस हीट से क्या हीट अप हो जा रहा है, अर्थ हीट हो रहा है, ठीक। अब अर्थ भी तो गर्म होगा, पूरा आग का गोला नहीं पर गर्म तो होगा, जब अर्थ गर्म हो जाएगा तो अर्थ भी अपने आप को ठंडा करना चाहेगा, जब ठंडा करना चाहेगा तो ये रिवर्स में क्या करेगा, ये रेडिएशन देगा, छोड़ेगा, ठीक है। और ये जो रेडिएशन होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, लॉन्ग वेव। यस, ठीक, गुड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो वो वाटर वेपर अब क्या कर रहा है, वाटर वेपर जो अर्थ अपनी हीट इमिट कर देगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जब कभी रात में क्या होता है, अब देखो दिन भर में तो आपकी पृथ्वी गर्म हो गई, ठीक, रात में वो क्या करती, पृथ्वी ठंडी होती है ना, ठीक है। जब पृथ्वी ठंडी होती है तो पृथ्वी को गर्म रखे रहने के लिए भी यहाँ पर वाटर वेपर का रोल आता है,
समझ में आया कि वाटर वेपर Yes, का ma'am. वाटर वेपर एक भी अहम भूमिका निभा रहा है। और वाटर वेपर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का भी सोर्स है आपका। यहाँ पर देखो, वाटर वेपर द सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स भी से बनते हैं। एक बार कंडेंसेशन के बाद ये क्या रिलीज करता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो कि अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ऑल स्टॉर्म्स। दिस इज Storms. इम्पोर्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, एक छुपी हुई हीट होती है जब कोई भी किसी भी पार्टिकल के अराउंड क्या होता है, कंडेंस होता है, ठंडा होता है। Okay, ma'am. ठीक है, तो उसको हम लोग हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और यहाँ देखो लिखा है द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर टेम्परेचर। तो मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर अब बोलते हैं ना मॉइस्चर यहाँ पर, तो जितनी भी Water vapor जो भी बड़े moisture हो जाएंगे। हाँ, तो जो कैपेसिटी ऑफ एयर है, यानी कि एयर की भी अपनी कैपेसिटी होती है पानी को लेने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक, तो एयर की मॉइस्चर लेने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर ड्राई होगी, ड्राई होगी तो जो वेपर होगा सूख जाएगा, तो ये और मॉइस्चर क्या ले सकती है। मगर एयर का टेम्परेचर घटा दोगे, ठीक, तो ठंडी हो जाएगी। ठीक, इसमें जितना वाटर वेपर रहेगा वही अभी तक ड्राई नहीं हुआ रहेगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये था Okay, आपका ma'am. वाटर वेपर, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, Carbon dioxide and ओजोन water vapor. एंड Ozone and water vapor. अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी अब एटमॉस्फेयर में कुछ हद तक होते हैं। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वेदर्ड रॉक्स एंड आल्सो डिराइव फ्रॉम वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, तो जो वॉल्केनिक ऐश से भी आते हैं उसको भी हम सॉलिड पार्टिकल कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स हो गए, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो गया, सूट हो गया, ओसेनिक सॉल्ट हो गया। द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में इवन हैव फ्रेगमेंट ऑफ मीटियोर्स, सबसे ऊपर होगा उसमें क्या होंगे, मीटियोर्स भी होंगे, which got burned up in the atmosphere. These solid particles perform the function of absorbing, reflecting and scattering. ठीक है, The radiation. हाँ ठीक है। अब दो ये सॉलिड पार्टिकल्स, where is my pointer? So सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे या स्कैटर करेंगे। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल जो आपके धूल के कण हो गए या फिर जो पार्टिकल हो गए, इन्हीं के अराउंड आपका, जैसे मान लो इस पॉइंट, ठीक है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई आपकी रे आ रही है, इसे टकराएगी और क्या करेगी, स्कैटर कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, तुम्हारा जो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, द रीजन बिहाइंड दिस इज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर आता है जहां भी ऊपर या उसको सॉलिड पार्टिकल मिल गया वहीं पर टकरा के फैल जाता है। मगर जो रेड होता है वो क्या करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसलिए रेड हमें क्या दूर से दिखता है। तो यही होता है, सॉलिड पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल है एक किस चीज के पीछे, स्कैटरिंग के पीछे। Okay, ma'am. यहाँ ये रहा, सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक, फिर आपका आता है दूसरा, मैंने बोला ना सम ऑफ द 10 पार्टिकल आर वेरियस पॉइंटर are hygroscopic, that is readily absorbing moisture from air in character and such act as nuclei of condensation. nuclei मतलब वो पॉइंट जिसके अराउंड क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, पानी जमेगा। 10 पार्टिकल इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉग एंड हेलस्टोन। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना 10 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग, ठीक, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर कंडेंसेशन। Okay, ma'am. ठीक है, ये तो था आपका गैसेस। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस और क्या क्या चीज है। गैसेस में आपका है ऑक्सीजन गैस, फिर आपका है नाइट्रोजन, फिर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, सब आपका क्या है, गैसेस में है। ठीक है, फिर आपका आता है ओजोन, भी एक गैस है बट इसका परसेंट वॉल्यूम 0.045 है। ठीक है, सब गैसेस है। दूसरा आपका आता है वाटर वेपर,
और सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सिर्फ कंपोजिशन हुआ। अब ये आपका देखो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब पहले डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस, मैम पढ़ा हुआ है, याद नहीं है। ठीक, ग्रीन हाउस में देखो क्या है, कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और ओजोन भी है, वाटर वेपर और मीथेन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस, ऐसा करो आप ग्रीन हाउस पढ़ना। एक मिनट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या है, अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते हैं, है ना, न्यूज में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस हो रहा है, ग्रीन हाउस हो रहा है। तो समझो ग्रीन हाउस क्या है ना, एक जगह से लिया गया है। आपको मैंने बताया था ना कि पोल्स पे क्या होता है, सनलाइट कम पहुंचती है ना, यस मैम। तो जहां पर सनलाइट कम पहुंचती है वहां पर वेजिटेशन अब कम मुश्किल होता है। ठीक है, यस तो मैम। वहां पर क्या होता है, अब वहां पर वेजिटेशन ग्रो करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, एक एरिया में जहां पर वेजिटेशन किया जाता है उसको कवर कर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से। ठीक है, अब क्या किया जाता है, और यहाँ पर कुछ विंडोज खोल दिए जाते हैं। ठीक, जब सुबह सनलाइट आती है तो ये ओपन रहते हैं, और जब शाम को सनलाइट चली जाती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जो इसके अंदर हीट आई वो यहीं पर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है ना, और वो हीट Yes, को ma'am. ट्रैप कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस जो ये घर है, इस घर को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ग्रीन हाउस जो है, जो सनलाइट आती है जो हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और इसीलिए जो यहाँ पर, क्योंकि रात में क्या होता है, एक्सेस ठंडी पड़ती है, एक तरह से नो फ्रॉस्ट जमने की कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है तब। ठीक है, रात भर वो गर्मी मेंटेन रहती है, सुबह वापस से धूप आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांटेशन पॉसिबल होता है। तो इसी यही प्रक्रिया, लाइक काइंड ऑफ हीट ट्रैपिंग की प्रक्रिया हमें कहाँ पर, पूरे अर्थ पे देखने को मिल रही है। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से, पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, ठीक, कम था, है ना, तो जो भी बाहर से रेज आई, ठीक, पृथ्वी गर्म हुई, और शाम को क्या हो गया, कुछ हद तक बाहर चली भी गई। ठीक, मगर जो एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अब क्या हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ये बढ़ती जा रही है, तो जो ये एक लेयर बढ़ गई है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, हीट एब्जॉर्ब करती है ना, तो जो हीट आ रही है वो यहाँ पर क्या हो गई, वो यहाँ पर अब ट्रैप हो गई, इन सब में ट्रैप हो गई। ये पूरा क्या हो गई है, ये अब इसको छोड़ के निकल नहीं पा रही है, इसी में ट्रैप हो गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर ले रहा है, इनको अपने अंदर ट्रैप कर ले रहा है। तो इसी को हम लोग Okay, क्या ma'am. कहते हैं, यहाँ से अराइव्ड ये टर्म है कि ये क्या बन गया, पूरा अर्थ हमारा ग्रीन हाउस बन गया है, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Gases. अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो लिखा ना, मेजर कौन कौन सी यस मैम। गैसेस हैं, अब समझ में आया। ठीक है, यस मैम। सबसे बड़ी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसमें क्या करती है, देखो ये इज मीटेरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस एंड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जब जो आपका सन, ऐसे समझाऊं मैं, ये सन है, हाँ देखो ये सन की, आपको येलो दिख रहा है, ये सन है, ठीक, सन की जब आपकी रेज आ रही है अर्थ पे, आपका अर्थ, जब सन की रेज आ रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं रोका, CO2 इसके लिए ट्रांसपेरेंट था, ठीक, मगर जब अर्थ गर्म हो गया
और ये रेडिएशन करने लगा, ठीक, मैंने बताया ना एक पॉइंट के बाद अर्थ गर्म हुआ और फिर ये रेडिएशन करता है, ये लॉन्ग वेव करता है। जब अर्थ करने लगा लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये ओपेक बन गया, जैसे ही यहाँ पर आके टकराया, इसने इसको यहाँ से जाने ही नहीं दिया, यहीं पर रोक लिया, ठीक है। तो ये यही बात कर रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग के लिए और ओपेक है आउटगोइंग के लिए, ठीक है। ये लाइन Okay, ma'am. Yes, ma'am. So this is what it says. It absorbs a part of terrestrial radiation and reflect back some part of it towards the earth surface. यानी कि कुछ आप एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी फिर क्या करेगा, फिर रिफ्लेक्ट कर देगा अर्थ पे। यानी कि हीट क्या हो गई, ये ट्रैप हो गई कि नहीं हो गई। It is that is why ये क्या होता है, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, बट इट इज वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन एट द सरफेस। At the surface. देखो ओजोन मैंने बताया ना कि कई गैसेस जो है हमारा नो, कहीं पर कोल बर्न होता है, कहीं पर ऑयल बर्न हो रहा है, कहीं पर कई सारी फैक्ट्रीज है, ठीक, कई सारे व्हीकल्स है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, जो ग्राउंड के सरफेस पे होता है ना, ये जो सतह पे होता है, सतह पे भी हमें कहीं ना जहाँ पर एक्सेस पोल्यूशन होता है, वहां पर हमें ओजोन देखने को मिलता है। तो जो वो छोटे अमाउंट में भी, अगर 0.0000 अमाउंट में भी वो गैस होगा, तो कुछ हद तक वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है गैस नो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। दिस इज व्हाट यहाँ पर लिखा ना, पॉइंटर, ठीक। देखो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन, मगर सरफेस पे इंपॉर्टेंट होता है, ये सरफेस पे होता है। तो नेक्स्ट आपका आता है, देखो वाटर वेपर। वाटर वेपर इज also a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude। यानी कि आपका ये सरफेस है, आप जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पर ज्यादा होगा, वहां पर कम 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 होता जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, ठीक है। इक्वेटर की तरफ है आप, तो वहां पर वाटर वेपर ज्यादा मिलेगा, पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम मिलेगा। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई दिस इज सो, Anshi, if you can guess this reason? मैम वाटर वेपर, मैम वेपर कितना भी होगा मैम, अगर एक्चुअली वो एक तो वो सरफेस से हो रहा है, और सरफेस से मैम कितना भी ऊपर जाएगा, वो ज्यादा ऊपर तो हाइट पे जा नहीं सकता वाटर वेपर। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब इक्वेटर पे हैं आप, यानी कि 0 डिग्री पे है, तो वाटर वेपर ज्यादा है, ठीक। पोल्स पे है तो वाटर वेपर कम क्यों है? मैम क्योंकि हीट नहीं है ना पोल्स पे। गुड, ठीक है, हीट नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं है। यस मैम, इवेपोरेशन होगा ही नहीं जब हीट नहीं होगा, यस, ठीक है, गुड। वेपर बनेगा नहीं ज्यादा। तो होता क्या है कि इक्वेटर के आसपास सनलाइट ज्यादा होती है, सनलाइट ज्यादा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तभी तो एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर ज्यादा है, ठीक है। दिस इज व्हाट से, ठीक है। ओके मैम। In the warm and wet tropics, it may account for 4% of the air by volume, while in dry and cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1% of the air. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें, जो जहाँ पर गर्मी है और जो गीला ट्रॉपिक, गीला मतलब जहाँ पर अक्सर बाई वॉल्यूम, ठीक है। वहीं पर जहां पर आपका डेजर्ट रीजन और पोलर रीजन है, वहां पर 1% बाय वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है क्या, वाटर वेपर, ठीक है। इट ऑल्सो ओके मैम। absorbs part of insulation from sun and preserves the radiated heat, ठीक है। यार इंसुलेशन का अंशु, you can mute yourself. ओके मैम। Is that act like a blanket allowing the earth neither to become too cold nor too hot, ठीक है। तो ये अर्थ के ऊपर ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ना ही अर्थ को ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म करता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, ठीक है। वाटर वेपर से एक टर्म आया था ना, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि ये आपके एयर में स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। इसको हमारा ओके मैम। एक सेगमेंट आएगा पूरा,
जब हम नो प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे तो, और ह्यूमिडिटी भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंटली ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वाटर वेपर का क्या क्या रोल है। ओके, ठीक है। फॉर वाइल आप इसको याद रखिए कि वाटर वेपर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये क्या करता है, इन एब्जॉर्ब करता है पार्ट ऑफ इंसुलेशन को, ठीक है, और अर्थ की हीट को क्या बचाए रखता है। तो जब अर्थ की हीट को भी बचाए रखने की वजह से ये एक तरह से हीट मेंटेन कर रहा है ना, तो इसको भी माना जाता है कुछ हद तक वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए। दूसरा ये आपका है नो मीथेन, इट इज इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल मैटर, ठीक है। तो जो मीथेन है इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। ये भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट, ठीक है। और ये क्या होता है ना, जैसे समझो जहां पर आपका जो कचरा जमा होता है, जो डंपिंग जगह होती है ना, हर शहर में क्या होता है, एक डंपिंग जोन होता है ना, शहर भर का कचरा आके जमा कर देते हैं ना वो, तो वहां से भी जो गैस निकलती है ना जमे होने की वजह से, वो निकलती है CH4, ठीक। और वो भी बहुत हार्मफुल होती है। और साथ ही साथ जब कभी डिकम्पोजिशन होता है एनिमल का, कहीं जानवर मर जाता है तो स्मेल आती है, वहां से भी निकलता है CH4, ठीक है। ओके मैम। CH4 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ये सारी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसलिए अर्थ की क्या होता है, एक तरह से हीट जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट मी स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।